आज की मोटिवेशनल स्टोरी है महानूर की, जो एक ट्रांसजेंडर हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम या पीयर सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो तो आपकी मुश्किलात जो हैं वो बहुत आसानी से कट जाती हैं और आप एक अच्छे ओहदे पे फाइज हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर टर्म है, इसकी 36 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। मुझे कोई 6 से 7 साल की उम्र में पता चलना शुरू हो गया था कि आई एम डिफरेंट फ्राम अदर्स। मैं हरास भी हुई, डिस्क्रिमिनेटेड भी हुई और मुझे स्टिग्मेटाइज भी किया जाता था। नौकरी करती थी, 12 लड़कों की टीम काम करती थी और मेरे ऊपर सीनियर्स भी बहुत सारे थे, बट वो हमेशा ही ये कोशिश करते रहते थे कि मैं किसी तरह उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल स्टोरी है महानूर की, जो एक ट्रांसजेंडर हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। ये 15 मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं और आज एक ख्वाजा सरा सोसाइटी के नाम से NGO भी चला रही हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएँ कि ऐसे माशरे में ख्वाजा सरा होना और फिर वहाँ पर तालीम हासिल करना और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना, ये कितना मुश्किल था, कितना आसान था? वैसे तो एक बहुत लंबी और इनफाइनाइट जर्नी है। इस पे आज तक मैं काम कर रही हूँ और लड़ रही हूँ चीज़ों से, लेकिन हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ऐसी कानून साजी है जिसमें ख्वाजा सराओं जैसे मार्जिनलाइज तबके को प्रोटेक्शन दी गई है। तो उस प्रोटेक्शन से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। उसके साथ साथ आई रियली वांट टू एक्नॉलेज माई फैमिली सपोर्ट सिस्टम। मेरी फैमिली सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, लोगों के लिए काम कर रही हूँ और आज एक इदारा चला रही हूँ। तो सारी जर्नी को समराइज़ करते हुए ये कहना चाहूँगी कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम या पीयर सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो तो आपकी मुश्किलात जो हैं वो बहुत आसानी से कट जाती हैं और आप एक अच्छे ओहदे पे फाइज हो सकते हैं। अच्छा, ख्वाजा सराओं के लिए कहा जाता है कि जब वो पैदा होते हैं उनकी मौत उसी वक्त हो जाती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ना फैमिली के साथ साथ जो हमारा माशरा है, हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनका एक बहुत अहम किरदार है। ठीक है, सोशल नॉर्म्स क्या हैं? सोशल नॉर्म्स हैं कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के जो रिलेटिव्स हैं, वो आपकी फ़ैमिली के लोगों को, आपके पेरेंट्स के माइंडसेट को किस तरफ लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सोशल नॉर्म्स और मेरी जो रिलेटिव सपोर्ट सिस्टम था वो भी अच्छा था, क्योंकि सब पढ़े लिखे थे। ट्रांसजेंडर टर्म है, इसकी 36 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स भी हैं जो पैदाइश के वक्त आइडेंटिफाई नहीं होते, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, सिनफी तौर पे और जिनसी तौर पे। ठीक है, फिर पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं कि नहीं हैं। 36 टर्म्स हैं इनकी। तो आपको कब पता चला कि मैं ख्वाजा सरा हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी जो है ना वो इसी तरीके से गुजारनी है? मुझे कोई 6 से 7 साल की उम्र में पता चलना शुरू हो गया था कि आई एम डिफरेंट फ्राम अदर्स। ठीक है, और तब ही मेरी मदर ने, चूँकि मेरे फादर शुरू से ही अब्रॉड में थे, तो मेरी मदर ने मुझे रियलाइज़ कराया मैं दूसरों से फ़र्क नहीं हूँ, लेकिन बस मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी ख्वाहिशात हैं, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और साथ साथ मेरे रहन सहन का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वो बहुत एक बेसिक तरीके से मुझे लेके चली, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया मैं दूसरों से कमतर नहीं हूँ। स्कूल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब आप होंगी तो बहुत से लोगों ने आपको छेड़ा भी होगा, तनकीद भी की होगी, तो वो वक्त कैसे गुजारा, कैसे फेस किया उस चीज़ को? मैं ना हर जगह, बहुत सारी जगहों पे मैं मोलेस्ट भी हुई, मैं हरास भी हुई, डिस्क्रिमिनेटेड भी हुई और मुझे स्टिग्मेटाइज़ भी किया जाता था। स्टिग्मेटाइज़ इन अ सेंस कि मैं अलग हूँ बाकी लोगों से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो आज तक मेरे माइंड में बैठ गई है वो थी जब मैं इंटर में थी और मेरी एक फ़ीमेल टीचर ने मुझे सबके सामने जुनखा कह दिया था। तो वो मेरे लिए एक बहुत मेंटली डिस्टर्बिंग पॉइंट था और उसकी वजह से मैं बहुत अर्सा ट्रॉमा में रही थी। अच्छा, हैरेसमेंट की आपने बात की, किस किस्म की हैरेसमेंट होती थी? क्या मतलब कोई ऑफ़र्स भी देता था? क्योंकि जब ख्वाजा सरा होते हैं बेसिकली जो रोड्स पर होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, या दूसरे तरीके से ये होता है कि खुलकर बात करें तो जिस्म फ़रोशी की तरफ होते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसी भी ऑफ़र्स दी, किसी ने ऑफ़र दी कि तुम जिस्म फ़रोशी करो, छोड़ दो, क्या करना है पढ़कर, तुम्हारी तो लाइफ ही अलग है, आम लोगों से मुख्तलिफ हो? हाँ जी, मैं एक जगह नौकरी करती थी। मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर उनमें मेरे में फ़र्क क्या रह जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आई ऑलवेज़ दे ट्राई टू ट्रीट मी लाइक अ सेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑल्दो मेरे अंडर टीम में काम करती थी, 12 लड़कों की टीम काम करती थी और मेरे ऊपर सीनियर्स भी बहुत सारे थे, बट वो हमेशा ही ये कोशिश करते रहते थे कि मैं किसी तरह उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो डांस वाला कॉन्सेप्ट है, हमें उसको गलत नहीं देखना चाहिए। वो एक आर्ट है,
अगर हम कोई अवार्ड इवेंट पे कोई लड़की या कोई लड़का डांस कर रहा है और हम उसके डांस को एक आर्ट के तौर पे देखते हैं, तो हम ख्वाजा सराओं के डांस को एक आर्ट के तौर पे क्यों नहीं लेते? मसला ये है कि उनको जगह मिल गई एक बड़ी जगह परफॉर्म करने की, इनको जगह नहीं मिली। कभी आपको किसी ने बोला हो कि हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है, चलो आओ आकर दुआ दे दो, या आपने खुद बोला हो कि मैं दुआ दूंगी, मेरी तो दुआ आम लोगों के मुकाबले में बहुत जल्दी कबूल होती है? मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, फिर मेरे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो अपने इवेंट्स पे मुझे बुलाते हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जहाँ वो अपनी माँओं दादियों से और बुज़ुर्गों से दुआएं ले रहे होते हैं, वहाँ वो मुझे भी कहते हैं दुआ करें। तो मुझे अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट के हवाले से बताएं कि ठीक है कर लिया आपने, उसके बाद आपने अभी एक ख्वाजा सरा सोसाइटी के नाम से एनजीओ भी चला रही हैं, तो इस माशरे में रहते हुए जहाँ पर तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को कैसे टैकल कैसे किया आपने? देखें जी, तनकीद को हमेशा एक मोटिवेशन के तौर पे लेना चाहिए। टेक क्रिटिसिज्म ऑलवेज इज़ अ मोटिवेशन। अगर कोई आपके काम की तनकीद कर रहा है, या तो वो आपके बेहतरी के लिए तनकीद कर रहा है, या तो आपको कुछ समझाने के लिए तनकीद कर रहा है, या तो फिर हसद है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको हमेशा मोटिवेशन के तौर पे ही लेके जानी चाहिए। तो मैं तो हमेशा इसको मोटिवेशन के तौर पे लेके जाती हूँ। अगर मुझे कोई तनकीद भी करे तो मुझे पता है कि मुझे उसकी तनकीद के बाद और कितने जज्बे से काम करना है, तो मैं तो एज अ मोटिवेशन लेके चलती हूँ चीज़ों को। ख्वाजा सरा सोसाइटी के बारे में बताएं, ख्याल कैसे आया कि मैंने अब जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए काम करना है और जो भी मसाइल हैं उनको देखना है, क्योंकि ज़ाहिर बात आप एजुकेटेड फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, ख़ुद भी एजुकेटेड हैं, तो सपोर्ट कहाँ से मिली, किसने सपोर्ट किया कि ठीक है तुम इस साइड पर आओ और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करो? अच्छा जी, जो ख्वाजा सरा सोसाइटी है इसका वजूद जो है वो मेरा ख्याल नहीं था। इसका वजूद एक इन शख्स हैं जो कभी हयात हैं, उनका नाम है कासिम, उनका ख्याल था। तो इनिशियली जब ये अदारा स्टार्ट हुआ तो एक टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के अंडर काम करता था। फिर जब 2012 में मैंने इस अदारे को ज्वाइन किया तो उस इंसान को लगा कि अब इस अदारे को संभालने के लिए लोग मौजूद हैं, तो इस अदारे को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दे देनी चाहिए। तो तब इसकी अलग शक्ल आई। इसको बनाने वाले कुछ कोई और हैं, इसको चलाने वाले में बहुत सारी लोग हैं, पूरी टीम है मेरी 42 लोगों की, उनमें एक छोटा सा समझ ले बीज मैं भी हूँ। सोसाइटी बना दी आपने, ठीक है, एनजीओ अब चला रही हैं, तो किस किस किस्म के आपके पास पेरेंट्स आते हैं या ख्वाजा सर आते हैं, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं या क्या बताते हैं कि हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहे हैं क्या? क्योंकि कुछ होते हैं माँ बाप होंगे घर से बाहर निकाल देंगे, एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से लोग आते हैं आपके पास? अच्छा जी, हम लोग पहले तो इसको मैं रिलेट करती हूँ कि हम लोग सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रही हैं। जो ख्वाजा सरा सोसाइटी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, पॉलिसी एंड लीगल चेंज के ऊपर काम कर रही है, मतलब जितने भी ट्रांसजेंडर्स के राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन हमने उसके ऊपर काम किया। उसके साथ साथ हम उनको कारोबारी शक्ल उनकी मतलब उनको एक ऐसी जगह पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक कारोबार की शक्ल में एक अहम रोज़गार हासिल कर सके, ठीक है। तो हमने ये सब काम किए हैं। उसके अलावा हम लोग वायलेंस केसेस को भी डील करते हैं, तो हमारे पास इससे रिलेटेड ही लोग आते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बता दें, एक नॉर्मल इंसान जो होता है जब वो बड़ा होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो शादी करे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो आप वाली साइड पर क्या चीज़ें होती हैं, ये मुझे थोड़ा सा समझा दें। जी देखिए, राइट ऑफ कंपेनियनशिप और साथ ही हर किसी को चाहिए होता है, ठीक है, और उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। पर मेरा हमेशा से ये लोगों से सवाल है, ये मैं एक सवाल आज आपके चैनल के थ्रू भी छोड़ के जाने लगी हूँ कि क्या साथी हमेशा एक लड़के के साथ लड़की या एक लड़की के साथ लड़का ही हो सकता है, या उसके अलावा क्या मेरी साथी मेरी माँ नहीं हो सकती, क्या मेरी साथी मेरी बहनें नहीं हो सकती, क्या मेरी साथी मेरे भाई नहीं हो सकते? आई वुड लव टू मैरी विद अ मैन अगर राइट ऑफ कंपेनियनशिप आ जाते हैं पाकिस्तान में तो। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलें कभी किसी ने ऐसे प्रपोज़ किया हो कि मैंने तो आपको देखकर पहली दफ़ा ही फ़िदा हो गया हो, मैंने बस शादी करनी तो आप इसे करनी, और बाद में उसे पता चला हो कि आप तो एक ट्रांसजेंडर हैं? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा हुआ है। और एक दफ़ा तो केस ऐसा भी हुआ कि पता चला कि ट्रांसजेंडर है और तो वो साइलेंट हो गए, और एक दफ़ा तो ऐसा भी हो कि ट्रांसजेंडर पता होने के बावजूद भी कॉन्टीन्यूस प्रपोज़ल आता रहा। और फिर मैंने समझाया, उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि रिश्ता सिर्फ़ शादी के साथ आप कायम नहीं कर सकते, और मैं तो तब तक कायम नहीं कर सकती जब तक
हमारा मुल्क जो है हमें राइट ऑफ कंपेनियनशिप नहीं देता, हमें हमारा मुल्क की कानून में हमें ये हक़ नहीं देता, तब तक मैं तो नहीं कर सकती। हाँ, हम अच्छे दोस्त बन के ज़रूर रह सकते हैं, और दोस्ती का रिश्ता जो है वो ऐसा रिश्ता है कि जिसमें आप अपनी माँ के साथ भी दोस्ती कायम कर सकते हैं, अपने भाई के साथ भी दोस्ती कायम कर सकते हैं, अपनी बहनों के साथ भी दोस्ती कायम कर सकते हैं, और अपने फेलोज़ के साथ भी दोस्ती कायम कर सकते हैं। मुझे लगता है दोस्ती का रिश्ता एक पाक और साफ़ रिश्ता होता है। अच्छा, जैसे मैं हूँ, मुझे अगर कोई अपोजिट जेंडर ही अट्रैक्ट करेगा तो आपको कौन अट्रैक्ट करता है? ख्वाजा सर अट्रैक्ट करता है या अपोजिट जेंडर में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है आपको? जी देखिए, मैं एक ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ और मैं एक ख्वाजा सर औरत हूँ, तो मुझे एक मर्द ही अट्रैक्ट करता है। तो कभी दिल आया हो किसी मर्द पर और उसने बोला हो कि यार आप तो ट्रांसजेंडर हो, मेरी तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी? मैं थोड़ी सी बड़ी प्रैक्टिकल सी औरत हूँ, थोड़ी सख्त किस्म की औरत हूँ, ठीक है। तो मैं फ़ीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है वो फ़ीलिंग को एक्सप्रेस करके उसका कोई एंड मुकाम नहीं है। अच्छा, किसी सियासतदान ने ऑफ़र दी कि मेरे से शादी करो, मैं तुम्हें ऊपर ऊंचाइयों में पहुंचा दूंगा? नहीं, मुझे अभी तक किसी सियासतदान ने तो ऐसी ऑफ़र नहीं की। अलबत्ता जो पार्टी है PMLN, उसमें मैं उठती बैठती हूँ, उनकी रिसर्च विंग का मैं पार्ट भी हूँ। उनकी रिसर्च विंग में जो माइनॉरिटीज़ की कमेटी है उसमें बैठी हुई हूँ, और सारा जितना भी काम हो रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर वो डाटा मैं ही प्रोवाइड करती हूँ विद द कोलैबोरेशन ऑफ एक मैरी हैं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, लॉयर हैं, उनके साथ मिलके मैं इस काम करती हूँ। तो PMLN ने मुझे वो स्पेस दी है, एक इज़्ज़त की स्पेस, जिसमें मैं बता रही हूँ कि मैं काबिल हूँ। अलबत्ता मुझे किसी पॉलिटिशियन ने ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की। अच्छा, ये हाथ जो हैं माशाल्लाह बड़े आप मूवमेंट कर रही हैं, ये कब पीले हो जाएंगे ये बताएं? जब मेरे खुदा को मंजूर होगा। मतलब बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं या बस चलेंगी अभी? चलेंगी। आखिर में जाते हुए हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगी? कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी कि जो अभी इम्प्लीमेंट, जिन पर फ़िल वक्त होना चाहिए, फ़ौरन होना चाहिए? मैं अपनी करंट हुकूमत को ये कहना चाहूँगी कि हम लोग अपनी आप बीती और अपनी बातों को ज़्यादा बेहतर तरीके से तब बयान कर सकते हैं जब पार्लियामेंट्स में, सूबाई असम्बलियों में या बल्दियाती हुकूमतों में हमें हमारी जगह दी जाएगी, ताकि हम बैठ के अपना सिक्का ख़ुद मनवा और जमा सकें, और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम बहुत स्पीड से कर सकते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, महानूर की बात आपने जानी। जब तक हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।